आज के इस वीडियो में जानिए रॉकेट कैसे काम करता है। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आपको भली भांति पता चल गया होगा कि कैसे चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए निकल चुका है और आने वाले 42 दिनों में ये चंद्रमा पर लैंड भी कर जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर रॉकेट काम कैसे करता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? आज की वीडियो में हम आपको रॉकेट सिस्टम के वर्किंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे, क्योंकि बिना रॉकेट के तो कोई भी चीज अंतरिक्ष में नहीं भेजी जा सकती। ऐसे में रॉकेट की क्या महत्वता होती है? दोस्तों, रॉकेट का इंजन न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पर काम करता है, जिसके मुताबिक प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट इंजन एग्जॉस्ट गैसों को पीछे की तरफ धकेलता है, जिसके कारण एग्जॉस्ट गैसें रॉकेट को आगे की तरफ धकेलती है। रॉकेट में पेलोड, इंजन और बहुत सारा फ्यूल रॉकेट को बहुत भारी बना देता है। इसलिए रॉकेट में कई इंडिपेंडेंट स्टेज होते हैं। जब एक स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है, तब रॉकेट को हल्का करने के लिए उस स्टेज को अलग कर दिया जाता है, ताकि हल्के हुए रॉकेट को आसानी से एक्सेलरेट किया जा सके। अगर हम चंद्रयान 2 की बात करें, जो फेल हो गया था, तो उसमें GSLV Mark 3 का इस्तेमाल किया गया था, जो कि 3 स्टेज से मिलकर बना होता है। पहली स्टेज में 2 S200 सॉलिड मोटर्स होते हैं, जो कि कोर स्टेज से जुड़े होते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम, जिन्हें मोटर्स भी कहा जाता है, ये सबसे सिंगल टाइप का रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम है, जो डिजाइन में बिल्कुल दिवाली में जलने वाले रॉकेट की तरह ही होता है। सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल और ऑक्सीडाइजर और बाइंडर का मिक्सचर है, जो बीच में कुछ जगह के साथ केसिंग में पैक्ड होता है। जलने पर कंबंशन से पैदा हुई गर्म गैसें नोजल से होते हुए बहुत तेज गति के साथ बाहर निकलती है, जिसके कारण थ्रस्ट पैदा होता है। सेकेंड स्टेज में लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिसे इंजन कहते हैं, और ज्यादातर इसमें 2 तरह के लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला फ्यूल और दूसरा है ऑक्सीडाइजर। इन दोनों लिक्विड को अलग अलग टैंक में रखा जाता है, और जब थ्रस्ट की जरूरत होती है तो टर्बो पंप की मदद से इन्हें कंबस्टन चैम्बर में भेज दिया जाता है। हालांकि लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन सॉलिड मोटर की तुलना में ज्यादा जटिल और कम विश्वसनीय होते हैं, लेकिन इनके फ्यूल सप्लाई पर नियंत्रण किया जा सकता है। और दोस्तों, जो लास्ट स्टेज होती है, उसमें 2 अलग टैंक में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को बहुत कम तापमान पर रखा जाता है। यहाँ से इनको कंबंशन चैम्बर में पंप किया जाता है, जहाँ पर थ्रस्ट पैदा करने के लिए इन्हें जलाया जाता है। दोस्तों, एफिशिएंसी के मामले में ये स्टेज सॉलिड और लिक्विड स्टेज के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट होती है, और प्रत्येक किलोग्राम फ्यूल के जलने पर ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है। इन सब स्टेज के ऊपर एरोडायनेमिक तौर पर डिजाइन प्रोटेक्टिव केसिंग में पेलोड को रखा जाता है, जो ऑर्बिटल और लैंडर से मिलकर बना होता है, जो मैकेनिकली आपस में जुड़े होते हैं, और इसे इंटीग्रेटेड मॉड्यूल भी कहा जाता है। दोस्तों, रोवर जो चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है, वो लैंडर के अंदर होता है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा की यात्रा के लिए चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जहां रॉकेट का पहला स्टेज रॉकेट को धरती की सतह से सीधा ऊपर उठाता है। एक बार लॉन्च टावर पार होने के बाद रॉकेट की दिशा बदलने के लिए नोजल थोड़ा घूम जाते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण रॉकेट धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल दिशा की तरफ मुड़ने लगता है, जिसे ग्रेविटी टर्न कहते हैं। दोस्तों, रॉकेट के मुड़ने का कारण समझने के लिए आपको इमेजिन करना होगा कि एक प्रोजेक्टाइल को किसी ऊंचे पहाड़ से फायर किया गया है। ग्रेविटी इस प्रोजेक्टाइल को रास्ते के नीचे की तरफ खींच लेगी और प्रोजेक्टाइल धरती से टकरा जाएगा। लेकिन पृथ्वी के कर्वेचर के कारण ये प्रोजेक्टाइल फ्लैट सरफेस के मुकाबले ज्यादा दूरी तय करेगा, और इसीलिए इसे गिरने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल को इससे भी ज्यादा तेजी से फायर किया जाए, तो प्रोजेक्टाइल पृथ्वी पर वापस गिरने में और ज्यादा समय लगाएगा। लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल को पर्याप्त तेजी से फायर किया जाए, तो ग्रेविटी के कारण प्रोजेक्टाइल के पार्ट का कर्वेचर पृथ्वी के कर्वेचर के बराबर हो जाएगा, और इस अवस्था में प्रोजेक्टाइल पृथ्वी की ओर लगातार गिरता रहेगा, लेकिन ये पृथ्वी पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में अगर उसी प्रोजेक्टाइल को और ज्यादा गति से फायर किया जाए, तो ये पृथ्वी से दूर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन दूर जाते समय ग्रेविटी के कारण इसकी गति धीमी हो जाएगी। कुछ देर जाने के बाद पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण प्रोजेक्टाइल पृथ्वी की तरफ बढ़ती हुई वेलोसिटी के साथ वापस आने लगेगा और सर्कुलर ऑर्बिट एलिप्टिकल ऑर्बिट में बदल जाएगा। एक सैटेलाइट जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, वो जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो इसे अपोगी कहते हैं, और जब ये पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो इसे पैनिगी कहते हैं। इस तरह अगर हम प्रोजेक्टाइल की फायरिंग वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं, तो ये एक ऐसी वेलोसिटी आएगी जब पृथ्वी की ग्रेविटी उसे रोक नहीं पाएगी, और प्रोजेक्टाइल पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आ पाएगा, और इस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अगर स्पेसक्राफ्ट सीधा सीधा ऊपर जाएगा, तो कभी न कभी इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, और पृथ्वी की ग्रेविटी इसे किसी ऊपर फेंके गए पत्थर की तरह वापस पृथ्वी में गिरा देगी। इसलिए अगर स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी में वापस गिरने से बचाना है, तो जरूरी है कि स्पेसक्राफ्ट तेज गति के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करे, और परिक्रमा करने वाले ऑर्बिट में जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट को हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करना पड़ता है।
अब सॉलिड मोटर बूस्टर वाली स्टेज के खत्म होने से तकरीबन 20 सेकंड पहले दूसरी स्टेज के 2 इंजन शुरू हो जाते हैं और सॉलिड बूस्टर के खत्म होने के बाद ये अलग हो जाता है और वापस पृथ्वी पर गिर जाता है। पेलोड का प्रोटेक्टिव केसिंग सेकंड स्टेज के दौरान अलग हो जाता है क्योंकि अब रॉकेट पृथ्वी के निचले वायुमंडल से बाहर निकल चुका है और अब इसकी जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेज के खत्म हो जाने पर सेकंड स्टेज भी अलग हो जाता है। इसके बाद तीसरा स्टेज स्टार्ट हो जाता है और इसे क्रायोजेनिक स्टेज कहते हैं। लेकिन जब ये स्टेज खत्म हो जाता है तो ये पेलोड लॉन्च व्हीकल से पूरी तरह अलग हो जाता है। लॉन्च व्हीकल द्वारा पार्किंग ऑर्बिट में छोड़े जाने के बाद चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट में लगे हुए प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को बढ़ाता चला जाता है और फिर अंत में सही समय पर पेलोड अर्थ मून ट्रांसफर ऑर्बिट में चला जाता है और चंद्रमा की ग्रेविटी उसे पकड़ लेती है। इसके बाद प्रोपल्शन सिस्टम को रिवर्स डायरेक्शन में फायर करके ऑर्बिट लोअरिंग सिस्टम शुरू किए जाते हैं और फिर लैंडर वाला हिस्सा ऑर्बिटल से अलग हो जाता है ताकि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। लेकिन चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर ऐसा करने में असफल हो गया और उससे संपर्क टूट गया। लेकिन अब चंद्रयान 3 से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत का नाम इतिहास के पन्नों में रच देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका चंद्रयान 3 मिशन के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए।